नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज का दिन है संडे और आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया एक लेक्चर लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया सेशन है आज का सेशन है हमारे लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वोकैब्स का जो सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले हम लोगों ने 2 दिन इडियम्स का कोई सेशन नहीं डाला हुआ था। हम लोगों ने वन वर्ड के 2 सेशन डाले हुए थे, कल और परसों। इडियम को हम लोग रीस्टार्ट करेंगे कल या परसों से। तब तक आप क्या करिए, पुराने इडियम्स रिवाइज कर लीजिए और जो वन वर्ड के मैंने सेशन डाले हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप जल्द ही जब कोई एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वो स्टूडेंट जो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मन से पढ़ाई कर रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियोस ज़रूर साझा करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे सिनोनियम्स की जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन अभी तक के सेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग अपना काम शुरू करेंगे ऐसे सिनोनिम्स को लेकर जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है पास्टोरल। पास्टोरल। अच्छा, इससे पहले कि आप वहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। इंग्लिश में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते थे जब हम लोग लिटरेचर पढ़ते थे, तो उसमें एक वर्ड आता था पास्टोरल सॉन्ग्स, यानी कि ऐसे सॉन्ग्स जो किसी खास कंट्री के लिए या किसी खास जगह के लिए, किसी खास गांव के लिए जो है फेमस हैं। यानी कि जब भी हम लोग कंट्री साइड की बात करते हैं, यानी कि स्पेशली रूरल एरिया की बात करते हैं, तो ऐसे ग्रामीण इलाके के लिए, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ऐसे ग्रामीण सॉन्ग्स के लिए इंग्लिश में पास्टोरल वर्ड यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो स्टूडेंट लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने एक बात ज़रूर देखी होगी, उन्होंने ये बात ज़रूर ध्यान दी होगी कि जब भी इंग्लिश में पास्टोरल आता है तो इंग्लिश में उसका पर्यायवाची ग्रामीण आता है, यानी कि रूरल आता है। तो जब भी आप पास्टोरल की बात करेंगे तो वहाँ पर ग्रामीण यानी कि रूरल शब्द ज़रूर दिया गया होगा। चूँकि वो लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, इसलिए इंग्लिश में उसको कई बार इलिटरेट, अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड जैसे वर्ड भी दिए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने एक वर्ड नया सीखा हुआ दोस्तों, वो है पास्टोरल। इसलिए जब भी हम लोग गांव में फाग गाते हैं, यानी कि ग्रामीण जो है क्षेत्र में जब जाते हैं, वहाँ के जो फाग होते हैं, गांव के जो गाने होते हैं, उनको इंग्लिश में हम लोग पास्टोरल सॉन्ग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्टोरल सॉन्ग्स कहते हैं। तो जब भी आपके सामने पास्टोरल वर्ड आए तो आप ये समझ जाइए कि पास्टोरल जो है रूरल पर बेस्ड है, यानी कि इसका पर्यायवाची जो बनेगा वो रूरल बनेगा। और रूरल का मतलब दोस्तों क्या होता है? ग्रामीण होता है। रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण होता है। तो पास्टोरल का मतलब हो गया ग्रामीण, यानी कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रूरल। इसको इंग्लिश में हम लोग अनसिविलाइज्ड, इलिटरेट, अनएजुकेटेड भी कह सकते हैं। ये हमारे काम चलता हो सिनोनियम्स इंग्लिश में बनते हैं, आपको ये तैयार होने चाहिए। तो जब भी आप पास्टोरल की बात करेंगे यानी कि रूरल की बात करेंगे, वहाँ पर पर्यायवाची यानी कि सिनोनियम जो आपका आएगा वो क्या आएगा? ब्यूकॉलिक आएगा। ये सिनोनियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूकॉलिक लिटरेचर में यूज़ किया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जब भी आप लिटरेचर का पढ़ रहे होंगे, आप बीए कर रहे होंगे, एमए कर रहे होंगे, या अगर आप पीजी टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि ज़्यादातर हम लोग रूरल के लिए ब्यूकॉलिक वर्ड का यूज़ बहुत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एमए का कोई लिटरेचर कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको तैयार हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन से सुनिएगा, फोकस करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एमए कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी लाइन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि दिस नॉवेल इज़ बेस्ड ऑन ब्यूकॉलिक बैकग्राउंड। इसका मतलब ये कि जो नॉवेल आप पढ़ रहे हो ना, ये नॉवेल हमारा बेटा गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी कि ये अर्बन नहीं है, शहरी नहीं है, ये ग्रामीण है। तो इसीलिए जब भी हम लोग गांव के गाने गाते हैं, फाग गाते हैं, तो पास्टोरल सॉन्ग्स लेकर आता है। और पास्टोरल का बेटा पर्यायवाची क्या बनता है? या तो रूरल बनता है या तो बेटा वहाँ पर ब्यूकॉलिक बनता है। क्या बनता है? ब्यूकॉलिक बनता है। तो पास्टोरल का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूरल हो जाएगा या ब्यूकॉलिक हो जाएगा, ठीक है। अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं इसको, इलिटरेट कह सकते हैं, अनएजुकेटेड कह सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो इसका उल्टा यानी कि ऑपोजिट, सिविलाइज्ड यानी कि पढ़ा लिखा, रूरल का ऑपोजिट अर्बन हो जाएगा। और जब भी आपके सामने ये लाइन लिख कर आएगी कि ये गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो दिस नॉवेल इज़ बेस्ड ऑन, बेटा क्या हो जाएगा? ब्यूकॉलिक बैकग्राउंड। बताइए क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूकॉलिक बैकग्राउंड हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, पास्टोरल मतलब गांव का, ब्यूकॉलिक मतलब गांव का,
रूरल गाँव का, और रस्टिक का मतलब भी अनसिविलाइज। रस्टिक का मतलब हल्का फुल्का होता है, जिसमें ज़्यादा चालाकी ना हो। अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं स्पेशली गांव के लोगों के लिए कि गांव के लोग इतने स्मार्ट नहीं होते, उनके अंदर ज़्यादा छल कपट नहीं होता है। ये पहले अक्सर बोला जाता था, हालांकि अब तो अंतर पैदा हो गया है इस चीज़ों में लोगों में, वो तो बात की बात है। फिलहाल पास्टोरल की बातें करेंगे। पास्टोरल का मतलब ग्रामीण हो जाएगा, ब्यूकॉलिक ग्रामीण हो जाएगा, रूरल ग्रामीण हो जाएगा, और रस्टिक भी ग्रामीण हो जाएगा। इन तीनों के लिए एक पर्यायवाची और यूज़ करेंगे, सिविलाइज्ड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये आप समझिए ये रामबाण है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। पास्टोरल का मतलब होता है ग्रामीण, इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूकॉलिक, रूरल या रस्टिक, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, इलिटरेट। क्लियर हो गया। उल्टा करेंगे तो भैया रूरल का क्या हो जाएगा, उल्टा अर्बन हो जाएगा, और सिविलाइज्ड कर देंगे इसका उल्टा, क्योंकि अनसिविलाइज्ड इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची होता है। पता है बच्चों, क्लियर हो गया मेरी बात ना? ठीक है, तो फिर से अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि पास्टोरल, रस्टिक, ब्यूकॉलिक, रूरल, ये सब होता है ग्रामीण। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना ज़रूर भूल गया, वो आपने पास्टोरल लिखा है ना, आप कॉपी में मेरे साथ समझिए, पहले नोट करिए फिर समझ लीजिएगा। पहले लिखिए पास्टोर, PASTOR। पास्टर जो ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं पादरी के लिए, यानी कि क्लर्जी मैन। क्लर्जी पादरी लोगों का समूह होता है ना बेटा। अरे मैंने उसके इंग्लिश में AL हटा दिया है, मैंने पास्टोर लिखा है। पास्टोर का मतलब हो गया पादरी, पास्टोर का मतलब हो गया पादरी, यानी कि क्लर्जी मैन। क्लर्जी मैन पादरी है, और पास्टोरल क्या है, ग्रामीण। कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा कोई इंसान जिसको लगता है कि मैं इन लोगों से बेहतर हूँ, उसको इस बात का घमंड होता है कि यार ये लोग निचले क्लास के हैं और मैं इन लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ। ऐसे इंसान को, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर मानता है, ऊपर मानता है, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में, जो कि अपने आप को अप मानता है, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को लोगों से अप मानता, ऊपर मानता है, लोगों को अपने से निम्नतर समझता है, नीचा समझता है, ऐसे इंसान को बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में बोलते हैं अपिश। अपिश यानी कि घमंडी। ये देखिए ज़रा, अपिश यानी कि घमंडी। घमंडी कौन? जो इंसान अपने आप को लोगों से बेहतर मानता है, या वो ये मानता है कि इन लोगों का क्लास, जो हम लोगों से सामने बैठे हैं, इन लोगों का जो क्लास है, स्तर है, ये मेरे स्तर से बहुत नीचे है, ठीक है। अपिश मतलब बेटा क्या होगा, घमंडी। घमंडी को इंग्लिश में हम लोग जो है स्नॉब कहते हैं। मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, स्नॉब, SNOB, अपिश, ये दोनों वर्ड का मतलब सेम होता है। उनको, इन दोनों को इस बात का घमंड है। ये जो दो लोग देख रहे हो ना, एक अपिश देख रहे हो, स्नॉब, ये दोनों लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं दूसरों से ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा ऊपर हूँ, और इन लोगों का तबका मेरे से बहुत ज़्यादा नीचे है। ऐसे इंसान को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, अपिश यानी कि घमंडी कहेंगे। पर्यायवाची बेटा क्या हो जाएगा, स्नॉब। या SSC CGL जैसे या NDA जैसे एग्ज़ाम्स में ये वर्ड भैया आ सकता है, और डिफेंस के एग्ज़ाम में भी ये जो है अपिश आता है और स्नॉब होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर हाइब्रो लिखा है तो मैंने इसके बारे में बात क्यों नहीं की। मैं आपको एक बात बताऊँ, हाइब्रो एक ऐसा वर्ड है जो एग्जैक्टली इसका सिनोनिम नहीं बनता। हाइब्रो उस इंसान के लगाते हैं जिसका उठना बैठना, रहन सहन, इन सब चीज़ों का ढंग जो होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर के तबके का होता है। उसका आप व्यवहार देखेंगे बड़ा रिफाइंड होता है, बड़ा परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है, और उच्च स्तर का होता है। ऐसा इंसान जो ज़्यादा बकवास की बातें नहीं करता, अपने काम से काम रखता है, और उसकी सोसाइटी में जो है लेवल ही अलग है उसका। ऐसे इंसान को हाइब्रो कहते हैं। लेकिन चूंकि ये बाकी लोगों से ऊपर होता है समाज में, इसलिए इसको पर्यायवाची बना दिया जाता है। हालांकि अगर आप किताबें पढ़ेंगे ना, कुछ किताबों में इन्होंने लिखा हुआ है कि हाइब्रो का मतलब घमंडी दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कल को मान लीजिए अगर आप पेपर देते हैं तो एग्ज़ाम में अपिश को देखिए, फिर से दिमाग में लाइए। अपिश का मतलब जो अपने आप को अप समझता हो, ऊपर समझता हो, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्नॉब। स्नॉब माने घमंडी व्यक्ति, इसीलिए मैंने घमंड को इंग्लिश में स्नॉबरी लिखा हुआ। देखिए आप ये ध्यान दीजिए, पहले मेरे साथ साथ लोग तैयार करिए। स्पेलिंग क्या है, SNOB। स्नॉब का मतलब क्या बताया मैंने, घमंडी इंसान, वो इंसान जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। स्नॉबरी मतलब घमंड, स्नॉब घमंडी व्यक्ति, अपिश घमंडी व्यक्ति, अपने आप को दूसरों से बड़ा मानने वाला। हाइब्रो, लाइन चेंज हो सकती है, वन हु थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ अपर एंड बेटर देन अदर्स। ये तीन वर्ड हैं, अपिश, स्नॉब और प्रिग। ये पर्यायवाची बन सकता है। अगर आ जाए ऑप्शनल टिक कर दीजिएगा, वरना ये नहीं आएगा तो आप ये सारा कर दीजिएगा। स्नॉब घमंडी, स्नॉबरी घमंड। घमंड को इंग्लिश में लोग बड़ा बोलते हैं वैनिटी।
VANITY। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो दम्भ कहते हैं, अपने आप को बड़ा दम्भ भरते हैं कि यार हम इन लोगों से बड़ा अच्छे हैं, ज़्यादा बेटर है। तो भैया जब भी इंसान के अंदर इस प्रकार घमंड होता है ना, तो ऐसे घमंड को तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? वैनिटी कहोगे। क्या कहोगे? वैनिटी कहोगे। ठीक है, अपिश तैयार कर लिया आप लोगों ने? अपिश का मतलब घमंडी, स्नॉब घमंडी, प्रिक घमंडी, स्नॉबरी घमंडी, वैनिटी सॉरी स्नॉबरी घमंड, वैनिटी घमंड। ठीक है, घमंड को इंग्लिश में हम लोग कॉन्सीट कहते हैं। कॉन्सीट, ये वर्ड मैंने आपको ईडीएम की श्रेणी में डाला हुआ था, एंड दैट इज़ द रीज़न बेटा कि घमंडी इंसान को इंग्लिश में कॉन्सीटेड कहते हैं। देखिए ज़रा, कॉन्सीटेड घमंडी इंसान, ये देखिए ज़रा। ठीक है, अपिश घमंडी, हाइब्रो, स्नॉब, प्रिग और कॉन्सीटेड घमंडी के लायक। घमंड की बात करेंगे तो कॉन्सीट, वैनिटी, स्नॉबरी, ये घमंड के सारे पर्यायवाची बनेंगे इंग्लिश में। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? तो एक काम करते हैं यार, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, अब अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और बताइए कि मैंने क्या बताया। मैंने सबसे पहला वर्ड जो क्लास में अभी सेशन बताया है, वो बताया मैंने पास्टोरल। पास्टोरल सॉन्ग्स याद आया? पास्टोरल सॉन्ग्स कौन है? फाग, यानी कि गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित। इंग्लिश में कैसा बैकग्राउंड बताया मैंने? ब्यूकॉलिक बैकग्राउंड बताया है। ठीक है, रस्टिक कह सकते हैं उसको। ठीक है, रूरल कह सकते हैं इसको, अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं, इलिटरेट कह सकते हैं। पास्टोरल तो ग्रामीण है, तो सिर्फ पास्टोर क्या होगा? पादरी, यानी कि क्लर्जी मैन। पास्टोरल, ब्यूकॉलिक, रस्टिक, अनसिविलाइज्ड, इलिटरेट, अनएजुकेटेड, उल्टा एजुकेटेड, सिविलाइज्ड या अर्बन, यानी कि शहरू। क्लियर है? अब अगला वर्ड हम लोग कहते हैं जो अपने आप को दूसरों से अप समझता हो, यानी कि अपिश, घमंडी। घमंडी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइब्रो, स्नॉब, प्रिग और कॉन्सीटेड। घमंडी की बात करेंगे तो वैनिटी, स्नॉबरी, ये घमंड है। स्नॉब घमंडी और स्नॉबरी घमंड, वैनिटी कॉन्सीट। क्लियर है? चलिए, अच्छा मान लीजिए कि आपका कोई चाहने वाला या आपका कोई दोस्त आपसे नाराज़ हो गया और आप उसको मनाने जा रहे हैं, आप रूठे हुए इंसान को मना रहे हैं, या कोई काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं, कोई काम करने के लिए मना रहे हैं, तो मनाने की इंग्लिश क्या होगी? मनाने को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परसुएड। क्या कहते हैं बेटा? परसुएड कहते हैं। परसुएड माने दोस्तों होता है मनाना। जब भी कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा रूठ जाता है, आप किसी इंसान को कोई काम करने के लिए राज़ी करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं परसुएड। अब अगर आप मान लीजिए कि अंडे की इंग्लिश यानी कि एग में ऑन लगा दें, तो इसका मतलब भी कोई काम करने के लिए किसी को तैयार करना या राज़ी करना होता है। ये स्पेशली लगाते हैं जब हम किसी इंसान को कोई नेगेटिव काम करने के लिए रेडी करते हैं। जब भी हम किसी इंसान को नकारात्मक काम करने के लिए भड़काते हैं, उकसाते हैं, तैयार करते हैं, राज़ी करते हैं, मनाते हैं, तो इंग्लिश में एग ऑन लगाते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एक प्रेपोजिशन तैयार करनी है कि यार एग में प्रेपोजिशन कौन सी आती है, तो एग में प्रेपोजिशन भैया आती है ऑन। इंग्लिश में कोई काम करने के जब किसी से कहते हैं ना, नरेशन आपने बनाया होगा डायरेक्ट डायरेक्ट, तो नरेशन बनाते उसमें अक्सर आता है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि यार ये काम कर दो, तो माय मदर अर्ज्ड मी अक्सर लिखकर आता है। अर्ज का मतलब कोई काम करने के लिए किसी से कहना। ये देखिए, एग ऑन कोई काम करने के लिए किसी से कहना, परसुएट कोई काम करने के लिए मनाना, एग्जॉर्ट ये बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब भी कोई गलत काम करने के लिए भड़काना, उकसाना या राज़ी करना। क्योंकि इन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि हम किसी इंसान को मना रहे हैं, राज़ी कर रहे हैं, यानी कि हम इंसान को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। तो इंग्लिश में परसुएट के अलावा यहाँ पर हम लिखेंगे एग ऑन, एग्जॉर्ट और अर्ज। हिंदी लिखी हुई मैंने यहाँ पर मनाना या कोई काम करने के लिए बच्चों राज़ी करना लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना? तो जब भी आप किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मनाएंगे या राज़ी करेंगे तो इंग्लिश में परसुएट आएगा, एग ऑन आएगा, एग्जॉर्ट आएगा, अर्ज आएगा। बताइए, क्लियर हो गया ना मेरी बात को ध्यान से? चलिए, तो जैसे मान लीजिए आपने सेंटेंस बोला हुआ कि मैंने अपने फादर को मनाया कि वो मुझे पॉकेट मनी दें, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई परसुएडेड। ये सेंटेंस नोट कर लीजिए, आई परसुएडेड माय फादर टू गिव मी पॉकेट मनी। मैंने उनको राज़ी कर लिया कि वो मुझे यार पॉकेट मनी देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो परसुएड मतलब कोई काम करने के लिए मनाना, राज़ी करना। इंग्लिश में बोलेंगे एग ऑन, एग्जॉर्ट या अर्ज। एग में ऑन लगाना है, अर्ज मतलब कोई काम करने के लिए कहना, कुछ स्पेशल नहीं है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। एग्जॉर्ट कोई काम करने के लिए मनाना। बताइए, क्लियर हो रहा है ना दोस्तों? बढ़िया है यार, 1 से लेकर 4 तक हमने वर्ड तैयार कर लिए हैं और वर्ड थोड़े से अच्छे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि आज वाले जो वर्ड है ना, इससे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत मिलेंगे। आप ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं जो लोग अक्सर कहते हैं यार बाहर से आ गया। यार बाहर से नहीं होता है, बस हमारा पढ़ा हुआ नहीं है तो हमको लगता है यार बाहर से आ गया। ठीक है, चलिए, थोड़ी बातें करना भी ज़रूरी है, लगातार पढ़ाई करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। ठीक है,
चलिए, 1 से लेके हमने 4 तक वर्ड कर लिए हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एमोरस की। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, एमोर एक शायद फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब जो है कई बार वो लव के लिए लगाते हैं, लव के लिए लगाते हैं वैसे, ठीक है। ज़्यादातर ये जो एमोर वर्ड लगाते हैं, ये संबंध जो कि 2 लोगों के बीच में होता है, स्पेशली सेक्सुअल रिलेशन के लिए ज़्यादातर लगाया जाता है। इंग्लिश में एमोर का मतलब जो है एमोर आपने तो लव ले लिया, एमोरस का मतलब हो गया चरित्रहीन। जब भी कोई व्यक्ति किसी इंसान को गलत निगाह से देखता है या उसका बिहेवियर ऐसा है जो कि अश्लील है, जो कि मान लीजिए कैरेक्टरलेस है, तो ऐसे बिहेवियर को इंग्लिश में हम लोग एमोरस बिहेवियर कहते हैं। आप एक काम करिए, मैं बता रहा हूँ, कुछ तरीका बता रहा हूँ, आप एमोरस पढ़िए तो आप एमोरल याद रखिए। मोरल का उल्टा एमोरल, समझ रहे हैं ना, अनैतिक। एमोरस को आप पढ़ेंगे, आप इसको एमोरल तैयार कर लो। एमोरल का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई मोरल ना हो, तो ये आपको कैरेक्टरलेस का पर्यायवाची बन जाएगा। लाइसेंशियस जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है यार किसी इंसान के पास लाइसेंस है, यार ये यार बढ़िया काम कर रहा होगा, इस इंसान के पास चीज़ें बढ़िया होंगी, चीज़ें गैर कानूनी नहीं कर रहा होगा, कानूनी तौर पर कर रहा होगा। लेकिन लाइसेंशियस एक ऐसा वर्ड है, जैसा सुनने में दिखता है ये वैसा नहीं होता। लाइसेंशियस का मतलब यहाँ पर दोस्तों होता है अश्लील या गैर कानूनी, अनैतिक, इमोरल, एमोरल, कुछ भी कह सकते हो आप। वैसे इमोरल इंसान के बिहेवियर के लगाते हैं और एमोरल व्यक्ति विशेष के लगाते हैं। हिंदी सेम होती है, दोनों मतलब होता है अनैतिक, यानी कि जिसमें कोई मोरल ना हो। वापस आते हैं, एमोरस चरित्रहीन, इंग्लिश में लाइसेंशियस कहते हैं, इसीलिए एमोरस बिहेवियर, लाइसेंशियस बिहेवियर का मतलब हो जाएगा चरित्रहीन व्यवहार। चूँकि दोस्तों नैतिक एसएससी सीजीएल के लिए एनडीए के बच्चे, सीडीएस के बच्चे ध्यान दें, स्क्रैपलस का मतलब होता है नैतिक, यानी जो बेस्ड ऑन मोरालिटी हो, बेस्ड ऑन मोरालिटी, स्क्रैपलस मतलब नैतिक कहलाएगा। अनस्क्रैपलस लगा देंगे तो भैया इसका मतलब हो जाएगा अनैतिक, यानी जिसमें कोई नैतिकता ही नहीं। अनस्क्रैपलस बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है। और हाँ, एक बात और तैयार कर लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत आती है। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है जो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, तो प्लीज़ इस वर्ड को ध्यान दें और मेरे साथ तैयार कर लीजिए। स्पेलिंग है UNSCRUPULOUS। अनस्क्रैपलस अनैतिक, लाइसेंशियस अनैतिक, और एमोरस का मतलब भी क्या हो जाएगा बेटा, अनैतिक हो जाएगा। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? बहुत बढ़िया से पढ़िएगा मेरे भाई, तैयार हो जाएगा। एमोरस का मतलब हो जाएगा दोस्तों चरित्रहीन, लाइसेंशियस और अनस्क्रैपलस। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नीचे के कुछ वर्ड की। यहाँ पर मैं ये वर्ड थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा। थ्रेट, पहले तो एक काम करिए, थ्रेट का मतलब लिखिए। थ्रेट के 2 मतलब होते हैं, एक होता है खतरा और एक होता है धमकी। थ्रेट के 2 मतलब होते हैं, एक होता है खतरा, एक होता है धमकी, सिर्फ धमकी। अब जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि विवादास्पद बयान की वजह से राहुल को फ़ोन पर धमकी मिल रही है, तो मिलने के लिए लगाएंगे रिसीव। क्या लगाएंगे बेटा? रिसीव। तो सेंटेंस बनेगा राहुल इज़ रिसीविंग थ्रेट्स ऑन द फोन या ओवर द फोन फॉर हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। क्लियर हो रहा है ना? राहुल इज़ रिसीविंग थ्रेट्स ऑन द फोन फॉर अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। तो थ्रेट का मतलब हो जाएगा धमकी या खतरा भी होता है। इसीलिए जब खतरा पर्यायवाची बनता है, यहाँ पर डेंजर बनेगा, तो डेंजर को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मीनेस। ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इज़ अ मीनेस टू मैनकाइंड, ये मानव जाति के लिए खतरा बना है। ठीक है, बैंकिंग के स्टूडेंट से क्लोज टेस्ट में जब भरने के लिए आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई चीज़ जिसके लिए खतरा होती है, तो के लिए की खतरा होने के लिए प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। इसमें प्रेपोजिशन जो है टू लगाई जाती है। तो जब भी कोई चीज़ किसी के लिए खतरा बनेगी, चाहे ग्लोबल वार्मिंग होगी, आतंकवाद होगा, ऐसी कोई भी समस्या होगी, सामाजिक हो गई या कोई भी प्रकार समस्या हो गई, इंग्लिश में खतरे को थ्रेट या मीनेस कहेंगे। इसीलिए थ्रेट में अगर EN लगा देंगे, थ्रेटन मतलब धमकी देना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसे नोट कर लें। थ्रेट में अगर EN लगा देंगे लास्ट में, तो थ्रेटन मतलब बेटा क्या हो जाएगा, धमकी देना। तो थ्रेटन का मतलब धमकी देना बना है थ्रेट से। थ्रेट का मतलब धमकी, मीनेस मतलब खतरा, थ्रेट का मतलब खतरा। एग्जाम्पल लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मीनेस टू मैनकाइंड। ग्लोबल वार्मिंग मानव जाति के लिए एक खतरा बन चुका है। बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है ना?
थ्रेट के दो मतलब बताए, एक बताया खतरा, एक बताया धमकी। जब खतरा बनेगा तो पर्यायवाची बनेगा मीनेस, और जिसके लिए खतरा बनता है प्रेपोजिशन टू लगाएंगे। जब क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा भरने के लिए तब आपको प्रेपोजिशन टू वहाँ पर भरनी होगी। बताइए दोस्तों, क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। यहाँ पर बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी हम लोग कोई बचाव कार्य चला रहे होते हैं, कोई ऑपरेशन चला रहे होते हैं, बचाव कार्य को इंग्लिश में रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन। तो फटाफट एक काम करिए, कॉपी में पहले नोट करिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है बचाव कार्य। जब भी कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो बच्चे को जब निकालते हैं, या कहीं पर लोग बाढ़ में फंस गए, भूकंप में पीड़ित लोग फंस जाते हैं, तो इंग्लिश में उनको निकालने के लिए, मुसीबत से बचाने के लिए क्या लगाते हैं? रेस्क्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेस्क्यू। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है बचाव कार्य। मुश्किल स्थान से सुरक्षित स्थान पर किसी इंसान को ले जाना, किसी इंसान को खतरे भरे स्थान से लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना, ये रेस्क्यू कहलाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन याद कर लीजिए। इसका पर्यायवाची बनता है इवैक्यूएट। ये देखिए स्पेलिंग है EVACUATE, इवैक्यूएट, सुरक्षित स्थान पर ले जाना। क्लियर हो रहा है ना? किसी इंसान को अगर हम लोग खतरनाक स्थान से सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं तो इंग्लिश में रेस्क्यू बनता है पर्यायवाची। इंग्लिश में इसको बनते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवैक्यूएट। आया? कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया भी था आपको क्लास में। जब भी हम किसी को मुसीबत से बचाते हैं, एग्ज़ाम में आता है रिडीम। रिडीम का मतलब होता है किसी इंसान को मुसीबत से बचाना या किसी इंसान को खतरे से बचाना। ये देखिए। और भैया बेटा, मुसीबत से बचाव को इंग्लिश में रिडेम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नाउन है। रिडेम्पशन मतलब बचाव। रिडीम बचाना या पैसा देकर किसी चीज़ को छुड़ाना। स्पेशली जब आपको कूपन मिलता है रिचार्ज वगैरह करने के लिए तो आप कहते हैं ना कूपन को रिडीम कर लो यार। इवैक्यूएट, सुरक्षित स्थान पर ले जाना। और रेस्क्यू का मतलब भी बेटा क्या हो जाएगा? सुरक्षित स्थान पर ले जाना हो जाएगा। बताइए बेटा, क्लियर हो रहा है ना? बहुत बढ़िया। थ्रेट का मतलब मैंने बताया खतरा। तो आप एक काम कर लो, ये एग्जाम्पल आप तैयार कर लो। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ थ्रेट टू मैनकाइंड। ग्लोबल वार्मिंग जो है मानव जाति के लिए खतरा है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीनेस। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं बेटा कि इंग्लिश में डेंजर माने होता है खतरा। जब भी हम किसी इंसान को खतरे में डाल देते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं इन डेंजर, खतरे में डालना। ये देखिए, खतरे या मुसीबत में डालना, ये क्रिया बन गई। ठीक, इसी तरह बेटा पहले तो आप तैयार कर लो कि पेरिल का मतलब होता है खतरा। पेरिल का मतलब भी खतरा होता है। इसीलिए जब किसी इंसान को खतरे में डाल दें या मुसीबत में डाल दें तो इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेरिल। ठीक है, इम्पेरिल, इंडेंजर दोनों आपस में पर्यायवाची। ध्यान से देखिए, इंडेंजर, इम्पेरिल, इन दोनों का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? खतरे में डालना। इंग्लिश में बोलते हैं जियोपर्डाइज। जियोपर्डाइज, किसी इंसान को खतरे में डालना, जियोपर्डाइज। इनका ऑपोजिट बनाएंगे ये। देखिए, किसी इंसान को खतरे में डालना उल्टा क्या हो जाएगा? मुसीबत से बचाना। ये खतरे में डालना है, जियोपर्डाइज, इम्पेरिल, इंडेंजर, खतरे में डालना, मुसीबत में डालना। उल्टा कर देंगे तो मुसीबत से बचाना हो जाएगा। अब ये वर्ड एक बार में तैयार हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप एक काम करिए, इसको दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए। कोई भी स्टूडेंट अगर होगा ना, तो मैं आपको बता दूँ इतने बड़े सेशन को कोई अगर आपने नए वर्ड सारे पढ़े हुए हैं, सारे वर्ड नए हैं, तो ये पक्का भाई आप एक नए वर्ड ज़रूर भूलोगे। तो आप इस बात की टेंशन ना लो कि यार मैं भूल जाता हूँ, तो यार 2-3 के चक्कर में तुम पूरा सेशन ही छोड़ दो। ऐसा मत करो। 2 से 3-4 वर्ड अगर छूटते हैं तो उसको दोबारा कर लो, क्या दिक्कत है? अगर एक बार में सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो बच्चों को समझना क्यों लगता? ठीक है, तो ह्यूमन टेंडेंसी है, इसके लिए आप परेशान मत होइए। 4-5 वर्ड आप भूलेंगे तो अब कोई बात नहीं, इसको तैयार कर लीजिए। और हाँ, जो एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ना मेरे भाई, उस एग्जाम्पल को ज़रूर नोट करो। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ना, तो मुझे पता है कि इनका यूज़ कैसा है। अभी मैं रट के बताऊँगा तो शायद मैं भी आपको ना पता कि इसका यूज़ कैसे होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा। रेस्क्यू मतलब किसी इंसान को मुसीबत से बचाना। इवैक्यूएट या रिडीम हो जाएगा। खतरे में डालना इसका उल्टा तो इम्पेरिल, इंडेंजर या जियोपर्डाइज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज जो हम लोगों ने काम किया है, ये बात की नंबर 8 तक की। और 8 के साथ में आज हम लोगों ने इतने सारे वर्ड कर डाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज़ कीजिएगा, आप लोग आपको तैयार हो जाएगा। पास्टोरल सॉन्ग्स की बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि बात करेंगे सॉन्ग्स जो कि विलेज बैकग्राउंड पर आधारित होते हैं। इंग्लिश में इसको रस्टिक कहते हैं या बीकॉलिक कहते हैं, रूरल कहते हैं। उल्टा कर देंगे तो अर्बन कहलाएगा या सिविलाइज कहलाएगा। बात कर रहे थे ऐसे इंसान की जो अपने आप को दूसरों से बेहतर यानी ऊपर मानता है, घमंड इंसान होता है। इंग्लिश में बोलेंगे अबिश, हाइब्रो, स्नॉब या प्रिग। हाइब्रो इतना एग्जैक्ट से नाम बनता नहीं है, इसका मतलब होता है उच्च स्तर का व्यक्ति, लेकिन कोई बात नहीं, बना सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। कॉन्सीट माने घमंड होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वैनिटी, स्नॉबरी। ठीक है, आप जानते हैं।
कोई काम करने के लिए मनाएंगे, राज़ी करेंगे, तो मनाने या राज़ी करने की स्पेलिंग होती है परसुएट। नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे एगोन, एग्जॉर्ट और अर्ज। चलिए 3 की बात कर रहे थे, एमोरस की बात करेंगे। यहाँ पर एमोरस हो जाएगा, लाइसेंशियस हो जाएगा, अनसरप्लस हो जाएगा। एंड वी हैव टू यूज़ ऑल दीज वर्ड्स फॉर समथिंग अ काइंड ऑफ इमोरल बिहेवियर, जो किसी इंसान के अनैतिक व्यवहार की लगाते हैं। जेओपार्डाइज की बात करेंगे तो हो जाएगा खतरे में डालना, यानी कि इम्पेरिल कहलाएगा, एंडेजर कहलाएगा। और खतरे की बात करेंगे तो ये थ्रेट कहलाएगा, मीनेस कहलाएगा। और हाँ, जिसके लिए ये मुसीबत बन जाती है इसके लिए प्रेपोजिशन टू लगाई जाती है, वहाँ पे आपको पता होगा। लास्ट में बात कर रहे हैं रेस्क्यू के लिए, तो मुसीबत से बचाना, यानी कि इवैक्यूएट और रिडीम कहलाएगा। इसका नाउन बनाएंगे बैठेंगे तो ये नाउन क्या बन जाएगा, रिडेम्पशन बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये सारे वर्ड 1 से लेकर तक पढ़ लिए होंगे। इनको रिवाइज़ कीजिएगा, पढ़िएगा और तैयार ज़रूर कीजिएगा। ये सेशन अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन था। चीज़ें अभी धीमे धीमे और अच्छी हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। आपने जो भी नोट किया उसको तैयार करते रिवाइज़ करते रहिए। अगर भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसको दोबारा जाकर रिवाइज़ करिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं दोस्तों कल के टर्न पे नए सेशन के साथ में। तब तक आप इसको लाइक कर दीजिए और बाकी लोगों को जो है शेयर कर दीजिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है।